आज का हमारा टॉपिक है टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। मैं इसके बारे में शॉर्ट समरी में इस टॉपिक में टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट की शॉर्ट समरी बता रही हूँ। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखो टेट्रापोड्स क्या होते हैं, जिनके 2 हाथ 2 पैर होते हैं या फिर चार हाथ पैरों वाले 4 पैरों वाले जो एनिमल्स होते हैं वो टेट्रापोड्स होते हैं। तो लिम्ब का मतलब होता है हाथ या पैरों का, और डेवलपमेंट। ओके, तो टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। टेट्रापोड्स में जो होते हैं 3 पोर्शन होते हैं, 1 2 3, 3 पोर्शन से बना हुआ होता है, ये सेगमेंट से बना हुआ होता है। फर्स्ट होता है स्टाइलोपोड्स, सेकंड होता है ज़ोगोपोड्स एंड थर्ड होता है ऑटोपोड्स। स्टाइलोपोड कौन सा होता है, ये सिंगल बॉडी वॉल पे अटैच स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ह्यूमरस हैंड्स में और फीमर होती है लेग्स में। सेकंड नंबर पे होती है ज़ोगोपोड्स, होती है जिसमें अल्ना और रेडियस या फिर टीबिया और फिबुला आती है। ये क्या होती है, ये मिडिल रीजन होता है ज़ोगोपोड्स। ये 2 स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। या अगर हम हेड की बात करें तो हमारे हेड में जो ज़ोगोपोड वाला स्ट्रक्चर है वो अल्ना और रेडियस का है, और अगर लेग की बात करें ह्यूमन बीइंग में तो टीबिया एंड फिबुला। थर्ड नंबर पे आती है ऑटोपोड। ऑटोपोड क्या होता है, ये वाला जो एरिया है ये होता है ऑटोपोड। ये ऑटोपोड है, ये डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है। इसमें अगर हम हैंड की बात करें तो इसमें आता है रिस्ट एंड फिंगर्स आती हैं, और अगर लेग की बात करें तो एंकल और टोज जो हैं वो इस एरिया में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वर्टिब्रेट लिम्फ होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, जैसे इसमें स्टाइलोपोडा, ज़ोगोपोडा और ऑटोपोडा तीन तीन ऑर्गन मिलके बने, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। एसिमेट्रिकल होता है अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, और ये 3 डायमेंशनल होता है, यानी 3 दिशाओं में होता है, एक्स वाई एंड जेड। तो इसका जो फर्स्ट डायमेंशन होता है उसमें क्या होता है, देखो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड होता है। फर्स्टली ये जो आपको डायरेक्शन है इसका मैं ये बता देती हूँ। जो ये है एंटीरियर एंड होता है, ये पोस्टीरियर एंड होता है, ये शोल्डर साइड वाला एरिया होता है, प्रॉक्सिमल होता है, डिजिटल फिंगर वाला एरिया होता है, और ये थंब और जो लिटिल फिंगर होती है उसका होता है। नीचे डिस्क्राइब करके ढंग से बताती हूँ। ओके, तो फर्स्ट डायमेंशन में क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन में प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। इसको शॉर्ट में POD लिखा है मैंने। तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एक्सिस होता है, वो तो शोल्डर के पास, जैसे अगर ये हैंड की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है शोल्डर के पास वो हमारा है प्रॉक्सिमल एक्सिस, और जो फिंगर के पास वाला एरिया है वो हमारा डिस्टल एंड है। ये है हैंड के अंदर। और अगर हम लेग की बात करते हैं तो लेग्स में हिप्स वाला जो एरिया होता है वो प्रॉक्सिमल, जबकि जो फ्री एरिया होता है लेग का, फिंगर वाला टो वाला एरिया, वो होता है डिस्टल एंड। सेकेंड डायमेंशन में अगर हम बात करते हैं तो आता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस। इसको हम शॉर्ट में A और P लिखा है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या होता है, थंब से पिंकी जो होती है, थंब टू पिंकी होती है ये एरिया, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस। ये लिटिल फिंगर कहते हैं इसको। ये जैसे ही अगर हैंड देखते हैं तो यहाँ से थंब से लेकर जो ये वाला एरिया है ये होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, शो करते हैं इसे। और अगर लेग्स में बात करते हैं तो जो टो होता है, टो से लेकर लिटिल फिंगर होती है वो है। नेक्स्ट आता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या होता है, डोर्सल टू वेंट्रल एक्सिस होती है, जिसे हम DV से शो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, द पाम एरिया। पाम एरिया मतलब हथेली का एरिया या फिर पगतली का जो एरिया होता है पैरों के नीचे का, लाइक ये वाला जो एरिया होता है ये पाम होता है। पाम जो होता है वो वाला एरिया वेंट्रल साइड होता है, और जो अदर साइड होता है वो टॉन्सिल साइड होता है। उसके बाद जो एक्सिस रेगुलेशन में जो प्रोटीन्स काम आते हैं वो हैं जैसे PD है। PD का मतलब हमने ऊपर बताया था, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्सिस होता है, उसमें जो है FGF प्रोटीन काम आता है, जिसका फुल नेम होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। सेकंड है AP का मतलब होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, इसमें SHH प्रोटीन काम आता है, जिसको कहते हैं सोनिक हेजॉग प्रोटीन। थर्ड है DV यानी कि डोर्सल टू वेंट्रल एक्सिस होता है, जिसमें WNT7A काम आता है। ये तीनों जो प्रोटीन्स हैं ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो वो थी एक सिंपल नॉलेज अबाउट टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। अब हम टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट का एक शॉर्ट समरी के रूप में पढ़ते हैं। इसका डिटेल आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी होगी आपको। ओके, तो टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट है, उसमें क्या होगा, देखो टेट्रापोड जो होता है वो एनिमल, जैसे कि मैंने बताया 4 लिम्ब वाले एनिमल्स होते हैं। कहाँ फॉर्म होते हैं, ये लिम्ब फील्ड में फॉर्म होते हैं। लिम्ब फील्ड कौन सा एरिया होता है, जो शोल्डर के पास वाला जो एरिया होता है जहाँ से लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन होता है वो एरिया होता है, उसे लिम्ब फील्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मीसेनकाइमल सेल्स होती हैं, ये LPM का मतलब है लेटरल प्लेट मीसोडर्म जो होती है, वहाँ की जो मीसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो पॉलीफ्रेट होती हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं एक्टोडर्म के पास जाकर।
तो टेक्निकली होता क्या है, जो मीसेनकाइमल सेल्स होती है वो एक्टोडर्म के पास जाती है, पॉलीफेरेट करती हैं, जिससे क्या होता है जो एक्टोडर्म होता है उसमें, एक्टोडर्म के जो पास का एरिया उसमें उभार हो जाता है, जिससे एक बर्ड लाइक फॉर्मेशन बन जाता है और इसी को लिम्ब बर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो FGF फैक्टर्स होता है, जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है, वो क्या करता है, इंड्यूस करता है AER को। AER का मतलब होता है एपिकल एक्टोडर्मल रिजेस, जो एपिकल जो ओवरलाइनिंग ऑफ एपिकल पे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल रिजेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, ये इंड्यूस करता है AER को। वो क्या काम करता है, ये अपोप्टोसिस का काम करता है। ये एक AER एक ऑर्गेनाइजर होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है अपोप्टोसिस का होना, रोकना, इस चीज़ को। तो अगर हम ऐसे देखते हैं कि ये जो सिंबल स्ट्रेट लाइन है, ये एक लिम्फ, अगर हम इसे लिम्फ फील्ड मानते हैं, जैसे इस साइड अगर शोल्डर है तो ये लिम्फ फील्ड होती है, और यहाँ की साइड ये एक्टोडर्मल ओवरलाइनिंग है जो हल्का सा उभार है। इसके इधर की साइड जो एरिया है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो अपने आप को पॉलीफरेट कर लेती है, जिसकी वजह से ये इधर की साइड पुश होती है, और जो एक्टोडर्म है वो बाहर की साइड जाता है, जिससे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पे जो ये डार्क एरिया है वो AER है, यानी कि एपिकल एक्टोडर्मल रिजिस का काम करता है, और जो ओवरलाइनिंग है जो उसके रिजिस के पास है वो एक्टोडर्म है। ये जो सेल्स जो बहुत पॉलीफिरेट हो रही हैं और बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, वो मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं। और अगर एक्सिस की बात करें तो ये शोल्डर के ऊपर वाला है एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंड दिस इज़ प्रॉक्सिमल एंड दैट डिस्टल। उसके बाद क्या होता है, ये बढ़ता रहता है, तो ये बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो आगे जाती रहती है। अब अपोप्टोसिस का क्या काम आता है इसमें, तो अगर हम देखें कि अभी तक इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नहीं बने हैं, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने के लिए क्या होता है, दो फिंगर्स के बीच में जो खाली गैप होता है हमारी फिंगर्स के बीच में, उस एरिया की जो सेल्स होती हैं वो अपोप्टोसिस का काम करती हैं, ताकि ये जो AER है वो अपोप्टोसिस करने के लिए हेल्प करता है, जिससे क्या होता है दोनों फिंगर्स के बीच में एक स्पेस रह जाता है, जिससे इंडिविजुअल फिंगर का फॉर्मेशन होता है, लाइक दिस फिंगर्स बन जाती है। जैसे ये एरिया, ये हाथ है अगर, तो ये एरिया है दोनों फिंगर्स के बीच में, अगर यहाँ पे अपोप्टोसिस नहीं होगा तो फिर हमारे हैंड इस टाइप में रह जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो है अपोप्टोसिस होता है, जिससे इंडिविजुअल फिंगर्स जो होती है वो फॉर्म होती है। तो अगेन हम आते हैं, अपोप्टोसिस हो गया है, तो अगर वापस हम कहें तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, AER यानी एपिकल एंडोडर्मल रिजिस जो होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजर होता है, वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो इंड्यूस करता है AER को, और ये क्या करता है, एपोप्टोसिस का काम करता है। उसके बाद क्या है, लिम्फ फील्ड के बारे में जैसे हमने बताया था, इसका हमें पता कैसे चलता है कि बॉडी में कहाँ पे लिम्फ फील्ड प्रेजेंट है और कहाँ पे लिम्ब बर्ड बनेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक जीन होता है हॉक्स जीन या होम्योबॉक्स जीन या फिर हॉक्स जीन जो होता है वो, और TBX जीन जो होता है, ये जहाँ पे भी एक्सप्रेस करते हैं वही एरिया जो होता है लिम्फ फील्ड होता है, और वहीं पे जो है लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन होता है। हॉक्स जीन जो है इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कहाँ पे लिम्ब फील्ड होगा और कहाँ लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन होगा, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। यानी कि लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए हॉक्स जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन के साथ जो TBX जीन का एक्सप्रेशन होगा वो दो जगह होगा। अगर TBX5 का फॉर्म एक्सप्रेशन हो रहा है तो वो फोल्ड लिम्ब वाला एरिया बनेगा, और अगर TBX4 का हो रहा है तो वो हैंड लिम्ब वाला एरिया बनेगा। फोल्ड लिम्ब का मतलब होता है हैंड्स, और हैंड लिम्ब का मतलब होता है लेग्स वाला पोर्शन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद क्या है, अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिम्फ फील्ड रिक्वायर्ड्स, जो लिम्फ फील्ड है उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, जो रेटिनिक एसिड होता है वो सिग्नल देता है एम्ब्रियो की डेवलपिंग ट्रंक में। डेवलपिंग ट्रंक की एक स्ट्रक्चर होती है, लाइक हमारे शोल्डर से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलती है वो ट्रंक, हम उसे ट्रंक कह सकते हैं। तो जो रेटिनोइक एसिड होता है वो क्या करता है, सिग्नल देता है एम्ब्रियो की डेवलपिंग ट्रंक में सिग्नल देता है, जिससे क्या होता है जो हमारा लिम्ब है उस वो ऊपर की साइड बढ़ने लग जाता है, उठने लग जाता है, या उसमें उभार आने लग जाता है, जिससे क्या है लिम्फ फील्ड का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर क्या आता है, लिम्फ फॉर्मेशन रिजल्ट। लिम्फ फॉर्मेशन किस चीज़ का रिजल्ट है, लिम्फ फॉर्मेशन एक्चुअली रिजल्ट है जो एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंडक्शन होता है, मेसेनकाइमल जो सेल्स होती हैं वो, और ओवरलाइनिंग ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स, उनके बीच में एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंडक्शन होता है। मतलब जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं वो, और ओवरलाइनिंग ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स और ओवरलाइनिंग ऑफ एक्टोडर्म है,
उसके बीच में एपिथेलियल मीसेनकाइमल इंडक्शन होता है, जिसके रिजल्ट के रूप में लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो LPM यानी लेटरल प्लेट मीसोडर्म होती हैं सेल्स, लेटरल प्लेट मीसोडर्म सेल्स होती हैं। अब क्या होगा, जो LPM है लिम्फ बड के फॉर्मेशन के लिए जो होगा वो है, तो LPM है सेल्स वो प्लस मायोटॉमी, ये क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, माइग्रेट करके कहाँ जाएगी, लिम्फ फील्ड में जाएंगी, लिम्फ फील्ड में जाके ये पॉलिफिरेट होंगी यानी अपनी संख्या बढ़ाएंगी, क्या करने के लिए, लिम्फ बड का फॉर्मेशन करने के लिए या लिम्फ बड को क्रिएट कर। अब जो ये सेल्स जो कि हमने बताई थी लेटरल प्लेट सेल्स और मायोटॉमी सेल्स हैं, ये जो माइग्रेट करके है ना अपनी अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी, अपनी अपनी संख्या को बढ़ाएंगी, तो उससे होगा क्या, जो LP सेल है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगी, वो करेंगी कार्टिलेजिनस स्केलेटल प्रोटीन का। जो LP सेल्स हैं वो तो कार्टिलेजिनस और स्केलेटल पोर्शन को बनाएंगी उसकी सेल्स, और जो मायोटॉमी की सेल्स हैं जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये मसल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगी। अब एक सिक्रीशन वाइज अगर हम देखें टेट्रापोड लिम्फ डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है, लेटरल प्लेट मीसोडर्मल सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सीक्रेट करती है FGF को। FGF का पूरा नाम होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है एक्टोडर्म को। एक्टोडर्म को इंड्यूस क्यों करता है, ताकि एक्टोडर्म फॉर्म करे AER को, यानी कि एपिकल एंडोथीलियम एक्टोडर्म रिजिस, एपिकल एक्टोडर्म रिजिस। ओके, तो एक्टोडर्म क्या करेगा, फॉर्म करेगा एपिकल एक्टोडर्म रिजिस को। एक्टोडर्म रिजिस क्या करेंगी, ये AER क्या करेगा, ये दो काम करते हैं। पहला काम ये करेंगे, सीक्रेट करेंगी, नहीं पहला काम तो ये क्या करेंगी, ये इंड्यूस करेंगी मीसोडर्म के पॉलिफिरेशन को। ओके, पहला तो AER मीसोडर्म के पॉलिफिरेशन को इंड्यूस करेंगे। सेकंड काम क्या ये करेंगी, ये FGF8 और FGF4 को अल्टरनेटली सीक्रेट करेंगी, मतलब ये सीक्रेशन करेगी FGF8 का और FGF4 का अल्टरनेटली, कभी ये कभी ये। अब इससे क्या होगा, ये दोनों क्या करते हैं, ये मेंटेन रखने का काम करते हैं FGF10 के सिग्नल को। FGF8 और FGF4 जो है ये मेंटेन करते हैं FGF10 के सिग्नल्स को। अब अगर हम देखें ये जो FGF10 है इसका जो एक्सप्रेशन है, इसको रेगुलेशन कैसे होता है, FGF10 जो है इसके एक्सप्रेशन में क्या होता है, WNT8 अगर इसको रेगुलेट कर रहा है तो मतलब ये क्या बनेगा, हाइंड लिम्ब बनेगा। अगर इसको WNT2 भी अगर इसको रेगुलेट करेगा इसके एक्सप्रेशन को, FGF10 के एक्सप्रेशन को, तो फोर लिम्ब बनेगा। मतलब एक बार वापस अगर हम देखें तो लेटरल प्लेट मीसोडर्मल सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती है FGF को, जो इंड्यूस करता है एक्टोडर्म को, जिससे क्या होता है जिससे एक्टोडर्म जो होती है वो AER को फॉर्म करती है। उससे क्या होता है, ये AER जो होती है पहला तो ये काम करती है कि मीसोडर्म में जो है पॉलिफिरेशन को इंड्यूस करती है, जिससे जो मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो पॉलिफिरेट होती हैं। और सेकेंड काम ये क्या करती है, अल्टरनेटली FGF8 और FGF4 को सीक्रेट करने का काम करती है। और ये FGF8 और FGF4 क्या करते हैं, FGF10 के सिग्नल को मेंटेन करने का काम करते हैं। और जो FGF10 है इसका एक्सप्रेशन जो है वो अगर WNT8C रेगुलेट करेगा तो ये हिंडलिम में WNT8C तो हिंडलिम में इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। और अगर WNT2 भी है तो ये रेगुलेट होगा इन फोर लिम्ब, यानी फोर लिम्ब में इसका रेगुलेशन WNT2 भी करेगा और हैंड लिम्ब में इसका रेगुलेशन WNT-AC करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दो पॉइंट ये हैं, एक इसमें अपने ये भी प्रोटीन काम आता है, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन काम आता है जो कि इंड्यूस करता है सेल डेथ को। अपोप्टोसिस का जो हमने यहाँ पे पढ़ा था उसके अंदर अगर सेल कंटिन्यू अगर अपोप्टोसिस होगा तो हमारी फिंगर्स का बहुत एक्स्ट्रा साइज हो जाता है, और अगर कम होगा तो हमारी जो फिंगर्स है वो छोटी हो जाएंगी। तो इस चीज़ के कंट्रोल के लिए जो होता है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है BMP, वो क्या करता है, वो इंड्यूस करता है सेल की डेथ को, यानी कि जब रिक्वायरमेंट होती है तब सेल डेथ को इंड्यूस करने का काम करता है। और जो नोजिन नाम का प्रोटीन होता है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है सेल की डेथ को, यानी रोकता है ताकि सेल डेथ रुक जाए। तो ये टोटल और टेट्रापोड लिम्फ डेवलपमेंट की एक नॉर्मल शॉर्ट समरी है। अब अगर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आसान होगा मे भी पढ़ना। थैंक यू, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना। थैंक यू सो मच।